हमारे साथ मौजूद है जनाब खुर्शीद महमूद साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं, किसी तारुफ़ के मुताबिक नहीं। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं डायरेक्टली इस सवाल पे आता हूँ कि निक रॉबर्टसन CNN का जर्नलिस्ट कहता है जब तो दुनिया है जाती है कि इंडिया इस जंग के दौरान जो भी ये हमारा हो रहा था फौरी तौर पर रब्ता करते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका का सलमान जो किंग हैं या जो वहाँ के एयर अपेरेंट हैं उनसे, और फिर UAE में। ऐसा क्या हुआ कि इतने वार ऑस्ट्रेलिया के दौरान उनको ऐसे जैसे दुनिया कह रही है कैसे लाले पड़ गए? व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम? जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। देखिए ये लीक आउट खबरें की जा रही हैं, मैं तो उससे एग्री नहीं कर रहा कि जी वो क्योंकि नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग हो गई और ये देखें नेशनल कमांड अथॉरिटी का मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ 5 साल, मैं फॉरेन मिनिस्टर था, मुझे पता है कि कितनी सीरियस चीज़ है नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग। न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट्स हैं वो तो इसका मुंह निकालते भी नहीं, इसका लफ्ज़ मुंह से, बड़े बेवकूफ़ लोग हैं जो निकालते हैं। तो ये खबर फैलाई जा रही है, मुझे नहीं पता सच है या नहीं, कि जी उनको ख़तरा हो गया कि पाकिस्तान कोई ऐसी स्ट्राइक ना कर दे। मैं नहीं मानता कि जी कोई अभी जंग लंबी भी नहीं हुई थी, माशाल्लाह पाकिस्तान की बड़ी क़ुव्वत है कि कन्वेंशनली भी वो काफ़ी देर हिंदुस्तान के साथ लड़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि खबर फैलाई जा रही है इंडिया की तरफ। मेरी ज़ाती राय है जब वक्त आएगा आहिस्ता आहिस्ता बात खुल जाएगी, क्योंकि इंडिया के लिए काफ़ी ये शर्मनाक बात होगी कि अगर न्यूक्लियर थ्रेट नहीं थी, जो कि मैं समझता हूँ नहीं थी, तो वो कन्वेंशनल वॉर में अगर पाकिस्तान से डरे हैं, क्योंकि वजह यह है कि हमेशा कहते रहे ठीक बात माननी पड़ेगी, उनकी फ़ौज हमसे दुगनी है, प्रोफेशनल आर्मी दुगनी से भी ज़्यादा है। मैं मानता हूँ इंडिया आर्मी की भी प्रोफेशनल है, हमारी भी प्रोफेशनल है। तो ये हमेशा कहा करते थे हमारी इकॉनमी बड़ी है, जो है वो कहा करते थे हमारी फ़ौज बड़ी है, जो है। तो आमतौर पर समझा जाता है रवायती तौर पे सही कि उनको एडवांटेज है लॉन्ग वॉर में। वो लॉन्ग वॉर के ज़माने चले गए। नंबर 1, अगर कन्वेंशनल लॉन्ग वॉर भी होती तो उनको 3 गुना बर्तरी हासिल कभी भी नहीं हुई। उनकी ये नहीं थी कि हमारी 6 है तो उनके 18 लाख हो, उनकी हमसे दुगनी 2.25 गुनी कह दें उनकी रही है फ़ौज। लेकिन ये तो ज़माना ही चेंज हो गया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, इसलिए कि मॉडर्न वेपन्स में टेक्नोलॉजी बहुत किस्म की आ गई है। मैं यूरोपियन हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ते थे, हैरान होते थे, कई साल लोग लड़ रहे थे और थोड़ी थोड़ी टेरिटरी चेंज हो रही थी, 10-10 फुट के बाद ट्रेंचेस ड्रिग करते थे, तो रिंग के फौजें बढ़ती थी। ये तो ज़माना उसमें था, जो एयरफोर्स थी वो सपोर्ट करने आया करती थी, वो फौजें आती थी जब, तो एयरफोर्स सब्सिडियरी रोल में उनकी मदद करने आया करती थी। अब तो ये समा आ गया है कि इतनी तरक्की हो गई है लैंड फोर्सेस, टैंक्स और ख़ास तौर पे एयरफोर्स में, कि मॉडर्न डॉक्ट्रिन ये बन रही है कि एयर फोर्सेस आइंदा कॉरिडोर बनाएंगी जिसमें फौजें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। तो हिंदुस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए। सर गाइडेंस दीजिए, सर एक गाइडेंस दीजिए कि ठीक है उनके पास बहुत असला था, वो फ़ौज में उनके पास ज़्यादा थी, उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी, लेकिन उनके पास राफेल भी थे, और उनके पास जो इंडिया ये कहा करता था और अब भी वो दावा करता है कि हमारे पास IT की जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं किसी और के पास नहीं है। फिर हमने उनका 70% सिस्टम जैम कर दिया, हमने उनकी जो वो मिलिट्री सैटेलाइट जैम कर दी, हमने राफेल गिरा दिए। ये क्या था पाकिस्तान के पास, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कहाँ से आई थी? जी, मैं उससे एक सबक भी हासिल कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान समझ जाए कि अब अगर ये ज़माना आ गया है कि एयरफोर्स पाकिस्तान ने डोमिनेंस 35 या 40 मिनट में हासिल किया। 65 वॉर में हमें 5 दिन लगे थे। हमारी बड़ी ज़बरदस्त एयरफोर्स ट्रेंड थी, ग्रेट हीरो ऑफ पाकिस्तान एयर मार्शल असगर खान, उन्होंने तैयारी की थी, और 5 दिन पहले एयर मार्शल नूर खान, वो भी हीरो हैं, उन्होंने टेक ओवर किया था। इन 2 हीरोज़ ने एयरफोर्स में को ट्रेनिंग की, वो तो पहले थे एयर मार्शल असगर खान। तो ये 5 दिन लगे थे हमें, और हमारी जहाज़ भी हमने अच्छे थे, ट्रेनिंग कमाल की थी। अब के हमें 35 मिनट लगे
एयर डोमिनेंस अचीव करने में। और आपने निक रॉबर्टसन का जिक्र किया, डेली टेलीग्राफ के एक रिपोर्टर ने, जो डिफेंस रिपोर्टर है, उसने ये कहा है कि जिस तरीके से जैम करके पाकिस्तान ने तबाही मचा दी हिंदुस्तान में कि उनके अंधे हो गए जहाज जो थे रेडार से, तो उनको होश के नाखून लेने चाहिए। पहले कुछ बोलते नहीं थे, हमने जो दावा किया कि हमने 5 जहाज गिराए हैं, अब तो 6 कहा जा रहा है, और उनमें से 3 राफेल थे, वो डिनाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यह है कि अब अगर फिर भी वो नहीं समझते कि क्या बात है, तो आप पूछ रहे हैं क्या बात थी जिससे वो घबरा गए। मैं नहीं मानता कि कोई ये उनको थ्रेट थी। अमेरिका ने बताया, किसी ने, कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स मूव कर रहा है। अगर ये हुआ तो ये कवर स्टोरी होगी इंडिया की। मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल है असल में जो गैर उनके तवक्को ही नहीं थी कि किस किस्म की ये जो वॉर हुई है, जिसमें उनकी साइट्स को जैम कर दिया, रेडार के वो असरअंदाज हो गए, उनकी कोई 75-70 साइट्स जो हैं वो उनको हैक कर लिया गया, और उनके जहाज़ ऐसे मारे गए कि उनका पता भी नहीं लगा। वो तो अंधे हो गए बेचारे। उनका पायलट जो है उसको समझ नहीं आई कि करे क्या, इस तेज़ी में उनके जहाज़ आए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका ने भी मॉनिटर किया होगा और इंडिया ने भी, तो नेचुरली इंडिया तो रिसीविंग एंड। सर एक चीज जरूर थी, सर एक चीज जरूर थी कि उस वक्त ये जरूर सदर ट्रंप को जो है ये भी खबर आई है कि उनको ये रिपोर्ट जरूर दी गई थी कि वहाँ जिस मुल्क की टेक्नोलॉजी भारत इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि इजराइल, अगर ये वार बढ़ती है, जो कि बढ़ रही थी और पाकिस्तान ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, वहाँ पर तबाही मची हुई थी, ये आगे हमले जो है किसी और मुल्क में भी मुंतकिल हो सकते हैं। इसलिए फौरी तौर पर जो अमेरिका है उसने फौरी तौर पर इंटरवेंशन करके इस चीज़ को रोका, क्योंकि पहले तो वो कह रहे थे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, पहले तो इंडिया के साथ लग रहे थे, उनका ताल्लुकात हो रहा था। देखिए, मैं माजरत से, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कोशिश करूं कि पब्लिक को कोई समझा भी दूं, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। लेट मी बी वेरी क्लियर, आवर न्यूक्लियर वेपन्स आर ओनली मेंट फॉर इंडिया एंड फॉर नो अदर कंट्री। ये लोगों को पसंद आए बात या नहीं, क्योंकि ये बड़ी, हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स, और हम इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने कई कॉन्फ्रेंसेस में, मैं नाम नहीं लेता, दुनिया को बताया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के अलावा कि हाउ रिस्पॉन्सिबल वी आर। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि खुदा न खास्ता हम अब कुछ और करने वाले थे। ये आप अंदाजे ये ज़रूर लगा सकते हैं कि उनको ख़तरा था कि ऑलरेडी जो इजरायली लॉइटरिंग मुनिशन थी पाकिस्तान के लिए, वो कोई तबाही नहीं मचा सकी। जो पाकिस्तान के लॉइटरिंग मुनिशन थे वो उन्होंने कमाल कर दिया हिंदुस्तान में। और 2 रातें तो ऐसी थीं कि जिनको ये ख्याल था पहले और पता नहीं चलता था कि जंग कैसे की जाती है, वो तो हैरान हो गए हिंदुस्तान में, राजस्थान से लेके नॉर्थ इंडिया तक, कि भाई ये तो हमारे लिए भी आफत होगी। कर्फ्यू लग गए हैं, अंधेरे हो गए हैं, सायरन्स बज रहे हैं, ऊपर जुगनू की तरह और आवाज़ें आ रही हैं और जुगनू की तरह चमक रहे हैं ड्रोन्स। तो ये जब ऐसे लग रहा था, मैंने देखा है कि तो वाकई जंग का समा पूरे हिंदुस्तान में फैल गया था। तो एक तो वो जो तहफ़्फ़ुज़ का, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक जो होता है ना, उनका ख्याल था कि इजराइल के हमारे पास आ गए हैं तो हमने जी कमाल कर दिया, उनके गिराए गए। हमने जो यूज़ किए रात को किए तो उसका मंजर ही और था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको अंदाज़ा हो गया कि ये कोई रवायती जंग नहीं रही, ये तो कहानी और हो गई है। हमारे रेडार जैम हो रहे हैं, हमारी साइट्स हैक हो रही हैं, और साइबर वॉरफेयर में हम बहुत आगे निकल गए हैं। अच्छा, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा वक्त है आज, क्योंकि आप मसरूफ़ हैं, कसूरी साहब मान ही नहीं रहा था इंडिया के मसला, कश्मीर भी कोई कश्मीर का मसला है, और फिर आप वो तीसरे मुल्क में, गैर जानबदार मुल्क में जो नेगोशिएशन पे यानी मान गया। ये कितनी बड़ी फतह है पाकिस्तान की, एंड हाउ कम इंडिया चेंज इट्स स्टैंड्स? जब हिंदुस्तान में रिस्पॉन्सिबल हुकूमत थी, जब उनके लीडर स्टेट्समैन थे, वाजपेयी साहब हालांकि बीजेपी के थे, उनसे मैंने डील किया, और मनमोहन सिंह साहब कांग्रेस के थे, तो उनको इस बात की समझ थी जो इनको नहीं। वाजपेयी साहब ने कहा था यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स। इनको ये नहीं समझ थी, ये गुरूर तकब्बुर में पागल हो गए थे
ये अपनी हिंदुत्व की जो नशे में आ गए थे बदमस्त हाथियों की तरह, इनका ये ख्याल था हम बड़ी इकोनॉमी है, हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे। वो उनको समझ थी और इनको अब समझ आ जाएगी। उनके दौर में मैं आपको बताता हूँ कि टॉक्स हमारी हो रही थी, 30 महीने हमारी टॉक्स हुई हैं न्यूट्रल मकामात पर, कभी बैंकॉक, कभी अबू धाबी, कभी दुबई, कभी लंदन। तो ये अब वहाँ वापस आएंगे जहाँ इनसे पहले लोग नतीजे पहुंच गए थे कि बस पाकिस्तान से बगैर किए बातचीत ना तो भारत अपना मकाम हासिल कर सकेगा जो उसकी ख्वाहिश है, और कश्मीर का मसला हल नहीं होगा विदाउट एन एग्रीमेंट एंड टॉक्स। ये हुकूमत आई है जिसने किया, और कब शुरू किया उसकी हिस्ट्री भी बड़ी क्लियर है। इन्होंने उस वक्त किया है, मैं हैरान हो गया कि मैं जब भी जाता था दिल्ली तो मैं जो हमारी हाई कमीशन है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मेरी मीटिंग कराती थी, कश्मीरी लीडर्स से मुलाकात कराती थी। क्यों? कि हम उन्हें बता रहे थे, मैं उनको कॉन्फिडेंस में डिटेल लिए बगैर बता रहा था कि जो हम कश्मीर की सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। इनको नहीं समझ आई, कांग्रेस को ये समझ थी। मैंने कांग्रेस को बता दिया था कि अगर कश्मीरियों ने रद्द कर दिया जो हम प्रॉब्लम्स जो हम ढांचा बना रहे हैं तो पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन उसको रिजेक्ट कर देगी, ऐसे सोल्यूशन को जिसमें हुर्रियत एक्सेप्टेबल ना करे। इसलिए उनको हम ब्रीफ करेंगे। इन्हें इतने अजीब व गरीब लोग हैं कि मोदी साहब की हुकूमत ने कहा अच्छा आप क्यों, कोई हमारे मिनिस्टर जा रहे थे मेरे बाद तो एम्बेसडर कोशिश कर रहा था कि इनसे मीटिंग करवाने की कोशिश करे, तो मोदी साहब ने कहा अगर वो होगी तो नहीं आए टॉक्स होंगे।